सर्दियों में जो है हमारे बाल खड़े हो जाते हैं ना, एरेक्शन ऑफ हेयर्स। बाल तो खड़े तभी हो जाते हैं जब पेपर सामने आता है, बाहर की ठंडक अंदर ना आए। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर आज 8 है और आज हम मैट्रिक क्लास के बायो का चैप्टर नंबर 2 जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये सीरीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे एक्सरसाइज से निकलते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। टिल द एंड वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज को, जो कि है चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास जो पहला सवाल है वो है व्हाई होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड। होम्योस्टेसिस की क्या ज़रूरत है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर क्यों रिक्वायर्ड है। चैप्टर जो है उसका टाइटल भी होम्योस्टेसिस है और होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड क्यों है। सबसे पहले ये समझिए कि होम्योस्टेसिस है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 जो है होम्योस्टेसिस क्यों रिक्वायर्ड है। होम्योस्टेसिस जो है इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म जो सारे सिस्टम को बैलेंस चलाए, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस डिफाइंड एज सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज which keep our इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस। हमारे अंदर की सिचुएशन जो है, अंदर की कंडीशन जो है, बॉडी की कंडीशन जो है बैलेंस रहे, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये बैलेंस होना ज़रूरी क्यों है। बैलेंस होना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब चीज़ें बैलेंस में चलती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद सारे एंजाइम्स बेस्ड वर्क करते हैं। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी इसलिए है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन्स, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स, हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले तमाम रिएक्शंस सही काम करते हैं। अगर होम्योस्टेसिस बैलेंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और जिसके नतीजे में हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिंपल, अगर हमारी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे जो स्किन के अंदर सुराख मौजूद हैं, जो जहाँ से पसीना निकल रहा है वो बंद हो जाए, यानी हमारी बॉडी से पसीना निकलना बंद हो जाए, फिर क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, हमारी बॉडी हीट हो जाएगी। हमारी बॉडी हीटअप हो जाएगी, इसके नतीजे में हम हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। जब मोशन वगैरह लूज मोशन ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी के अंदर साल्ट्स और मिनरल की कमी हो जाती है, तब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है, क्योंकि जब सेल के अंदर साल्ट बैलेंस नहीं होगा तो सेल के अंदर पानी भी नहीं जाएगा और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी और हमें चक्कर आने लगेंगे, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, वीकनेस का शिकार हो जाएंगे, बॉडी के सारे सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। या फिर यूँ समझ लीजिए कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी का मिकदार ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाए, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब ज़्यादा साल्ट वगैरह खाते हैं तो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब साल्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं रह पाती हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड प्रेशर भी जो है, पानी का ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर मिकदार आने की वजह से ब्लड भी तेज़ फ्लो बहने लगता है, तेज़ फ्लो करने लगता है और हम हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर सारे सिस्टम जो हैं एक स्मूथ वे में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ जो है हाइपर लेवल तक चली गई तो भी नुकसान है, अगर कोई चीज़ कम हो गई तो भी नुकसान है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा हो गई तो हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, इंसुलिन नहीं बन रहा, हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगी तो भी हम जो है हाइपोटेंशन का शिकार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये कंडीशन पेश आती है। तो हर चीज़ का स्मूथ और बैलेंस चलना, इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर वो कोई भी चीज़ एक्सटेंशन में चली गई, ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म जो है डिस्टर्ब होगा। तो सवाल ये था कि वाई होम्योस्टेसिस रिक्वायर्ड। तो सिंपल इसका आंसर ये है कि होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच कीप आवर इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस। इफ होम्योस्टेसिस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट or balance, our body condition
विल बी डिस्टर्ब्ड, हमारी बॉडी की कंडीशन डिस्टर्ब होगी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर और हाई हीट लेवल इनसाइड द बॉडीज एंजाइम डू नॉट वर्क प्रॉपर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई प्लांट रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स। प्लांट के अंदर दिन के वक्त जब उसके पत्तों से गर्मी की वजह से पानी जो है एवापोरेट होकर निकलता है, जिसे आप कहते हैं ट्रांसपायरेशन, जो कि दिन के वक्त होता है। रात के वक्त पौधों के अंदर जब सेल के अंदर पानी भर जाता है, रात के वक्त सेल के अंदर जब पानी भर जाता है तो रात के वक्त पौधों के अंदर पहली बात की फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा, तो पानी यूज़ नहीं हो रहा, पानी तो जड़ से ऊपर आ रहा है क्योंकि सेल के अंदर साल्ट मौजूद है, पानी तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ऊपर आएगा ही हर हाल में। अब जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो कहाँ जाएगा पानी हीट तो है नहीं जो वेपर्स की सूरत में निकले, तो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है कि पानी जो है लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा, जैसे ना रात के वक्त नमी हो जाती है, हवा में धुंध हो जाती है, या फिर जो है सुबह के टाइम पे हम मॉइस्चर देखते हैं हवा के अंदर, तो वो इस वजह से होता है कि पौधों के अंदर जो एक प्रोसेस होता है जिसे आप गट्टेशन कहते हैं। गट्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर, गट्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। तो ये सवाल ये है कि होता क्यों है? क्योंकि जब सेल के अंदर पानी भर जाता है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर निकलता है, स्पेशल काइंड ऑफ पोर से निकलता है, जिसे आप हाइडाथोड्स कहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका हाउ प्लांट सर्वाइव इन साल्टिश वाटर, सेलाइन वाटर। अब हमारे पास प्लांट आप सबको पता है कि 4 तरह के हैं। एक वो पौधे जो हैं बिल्कुल साल्टी वाटर में रहते हैं, हेलोफाइट्स जिसे हम कहते हैं। दूसरे जो है बिल्कुल कम पानी में रहते हैं, जिन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। तीसरे जो हैं मॉडरेट पानी में रहते हैं, जिन्हें मीजोफाइट कहते हैं। चौथे जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो कि ज़्यादा पानी में रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल जो है वो ये है कि हेलोफाइट्स पौधे जो हैं वो सेलाइन वाटर के अंदर रहने वाले पौधे जो हैं कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका टाइटल मैंने दिया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में, जाइए आप देख सकते हैं कि डू फिश ड्रिंक वाटर। तो साल्टिश पानी के अंदर मिसाल के तौर पे कोई बॉडी जो है वो साल्टिश वाटर के अंदर रह रही है, तो उसका बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है और अंदर का एनवायरनमेंट जो है हाइपोटोनिक है। अंदर लेस सॉल्यूट है, बाहर ज़्यादा सॉल्यूट है। हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा सॉल्यूट है, हाइपोटोनिक मीन्स लेस सॉल्यूट है। अब पौधे क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब वो ज़्यादा नमकियात वाले पानी में खड़े होंगे तो वो क्या करेंगे? पहला प्रोसेस वो ये करेंगे, उनके अंदर साल्ट ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करते हैं अपने अंदर एक्स्ट्रा कंसनट्रेटेड सॉल्ट जो है वो स्टोर करके रखते हैं। अब बाहर के मुकाबले में अंदर जब एक्स्ट्रा कंसनट्रेटेड सॉल्ट आ जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है पानी अंदर की तरफ, सेल की तरफ जाएगा। इस तरह जो है वो पानी अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। और उनके अंदर साल्ट ग्लैंड ये भी हेल्प करती हैं कि वो जो है साल्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो सेलाइन वाटर के अंदर पौधे जो हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? इसका सिंपल आंसर ये है कि दे स्टोर एक्स्ट्रा कंसनट्रेटेड सॉल्यूट इनसाइड देयर सेल सो दैट द वाटर बैलेंस इज कीप्ड इनसाइड देयर बॉडी। और दूसरा कि दे रिमूव द एक्स्ट्रा साल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये लिखेंगे कि सेलाइन वाटर जो है उसके अंदर प्लांट सर्वाइव एज दे स्टोर हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूट इनसाइड देयर सेल्स सो दैट वाटर can be kept balanced inside their body, and they remove the salt, they remove the extra salt from their body to remain live or to survive in that saline condition। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आपका why skin is considered, क्वेश्चन नंबर 4 है, why skin is considered as excretory organ of your body, our body। कुछ भी नहीं है, why skin is considered as एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अब स्किन जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन कैसे है? स्किन है ही हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन, क्योंकि यहाँ से पसीना निकलता है। अब सबको पता है कि स्किन के अंदर, हमारे स्किन के अंदर 3 लेयर्स मौजूद हैं। बाहर वाला जो लेयर है जिसे आप कहते हैं एपिडर्मस, बीच वाला जो लेयर होता है उसे आप डर्मस कहते हैं। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और यहाँ पे साल्ट ग्लैंड्स होती हैं, सेबाशियस ग्लैंड होती हैं, ठीक है, साल्ट ग्लैंड नहीं बल्कि स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। और इनर लेयर जो होता है जिसे आप हाइपोडर्मस कहते हैं, जो कि फेट का बना होता है। अब जब यहाँ से ब्लड जो वेजल्स यहाँ से गुजरती हैं, उनमें से ब्लड जब यहाँ से गुजरता है तो ये स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं? एक्स्ट्रा वेस्ट मैटर जो है यहाँ से फिल्टर करके यहाँ से बाहर निकालती हैं।
It help in filtration of the blood. It removes the excessive amount of urea or uric acid from the body. So skin is excretory organ of the body. Clear है? Skin is excretory organ of the body because it removes, it filters, it removes extra urea, it removes extra uric acid from the body in form of sweat. पसीने की सूरत में निकालती हैं. इसीलिए जो है हमारी बॉडी क्या, इसीलिए हमारी बॉडी का ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहलाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन डर्मस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. तस्वीर बना ली, अच्छा किया मैंने. व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द डर्मस. ये जो लेयर है ये आपका डर्मस है. स्किन का जो मिडिल लेयर है ये आपका डर्मस है. इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. सबसे पहले इसके अंदर इट कंटेन स्वेट ग्लैंड्स विच फिल्टर्स द ब्लड, विच रिमूव्स द स्वेट. दूसरा इसके अंदर सेबाशियस ग्लैंड होती हैं. अब सेबाशियस ग्लैंड का फंक्शन ये है कि ये एक ऑयली सीक्रेट रिलीज़ करती हैं ताकि स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर सा बना रहे, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो. So it contain number 1 sweat gland, number 2 sebaceous gland, and it also contain hair follicles, and number 4 the dermis contain a special kind of cells which are called receptor cells. receptors कौन से होते हैं, हमारे स्किन के अंदर नोसिसेप्टर्स होते हैं. ये नोसिसेप्टर जो है वो पेन एंड प्रेशर को रिसीव करते हैं ना. हमारी स्किन के ऊपर जब दबाव कोई आता है, कोई चीज़ पिंच होती है तो हमें दर्द तकलीफ़ का एहसास होता है, क्योंकि हमारे स्किन के डर्मस के लेयर के अंदर नोसिसेप्टर स्पेशल काइंड ऑफ सेल मौजूद होते हैं जो कि रिसीव करते हैं पेन एंड प्रेशर को. दूसरा जो है वो हमारे स्किन के नीचे थर्मो रिसेप्टर लगे होते हैं. थर्मो रिसेप्टर जो लगे होते हैं वो हीट को रिसीव करते हैं. तो स्पेशल काइंड ऑफ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो बाहर से आने वाली चीज़ों को फील करते हैं और यहाँ से मैसेजेस जो हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं ताकि हम चीज़ों को फील करें, गर्मी को महसूस करें, सर्दी को महसूस करें, या फिर जो है प्रेशर को महसूस करें, गर्म चीज़ों को महसूस करें, है ना. अगर ये चीज़ें ना होती तो हम गर्म चीज़ पे हाथ रख के बैठे होते, फिर देर तक पता चलता कि अब तो हमारा हाथ जल गया, क्योंकि हमें हीट का एहसास ही नहीं होता. तो हमें हीट का एहसास, पेन एंड प्रेशर का एहसास जो है ये चीज़ें जो कि डर्मस के पोर्शन के अंदर मौजूद हैं ये दिलाती हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. बहुत ही सिंपल डायग्राम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. नेफ्रॉन जो है उसमें सबसे पहले इस तरह आपने कपला की स्ट्रक्चर बनानी है. उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स बनानी है. उसके बाद जो है यहाँ से एक लंबी ट्यूब नीचे जा रही होती है, जब लूप ऑफ हेनले कहते हैं. उसके बाद जो है यहाँ से फिर एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनानी है. उसके बाद यहाँ से आपने कलेक्टिंग डक्ट बनानी है. तो इस तरह जो है ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है. प्रैक्टिस करें, बन जाएगी अच्छी, बल्कि बुक में देख के तस्वीर की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही अच्छी बन जाएगी तस्वीर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ किडनी स्टोन. किडनी स्टोन, सिंपली किडनी स्टोन इज़ डिफाइंड एज स्टोर्ड मास इन द नेफ्रॉन. फिर वो नेफ्रॉन के अंदर हो, फिर चाहे किडनी के किसी और ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद हों, या फिर हमारी यूरिन डक्ट के अंदर मौजूद हों, या फिर हमारी यूरिथ्रा के अंदर पहुंच जाएँ, या फिर यूरिटर के अंदर पहुंच जाएँ, या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी हो सकता है. तो सॉलिड मास फॉर्म्ड इनसाइड द एक्सक्रेटरी डक्ट या एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर सॉलिड कोई मास बन जाए, किडनी के अंदर बन जाए या किडनी के किसी एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर बन जाए, तो उसे आप किडनी स्टोन कहते हैं. किस वजह से बनता है, उसका सिंपल रीज़न जो है हमारे ब्लड के अंदर अगर हम एक्स्ट्रा कैल्शियम खाते हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इन ट्यूब्यूल्स के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, या फिर जो है एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो सकता है. यूरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ मास भी हमारे इन ट्यूब्यूल्स के अंदर डिपॉजिट हो सकता है. या फिर जो है वो मैग्नीशियम जो है, साल्टी वाटर अगर हम पीते हैं, खारा पानी पीते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएँ, या फिर जो है यूरिक एसिड के जो है सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएँ, तो उसे हम किडनी स्टोन कहते हैं. Kidney stone is defined as a solid mass deposited on the walls of kidney, inside the kidney or in the tubules of kidney is called kidney stone. बहुत ही आसान है, याद रखिएगा और लिख लीजिए अपनी कॉपी पे ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ ह्यूमन स्किन मेंटेन्स टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन। सर्दियों की कंडीशन में हमें स्किन कैसे हेल्प करती है हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस रखने के लिए। सर्दी के मौसम के अंदर पसीना तो निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता? 3 सिचुएशन है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे स्किन के 3 फंक्शन यहाँ पे आते हैं। अब स्किन जो है सर्दी की कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के रोल प्ले करती है, 3 तरह के एक्शन करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस टेम्परेचर रहता है इनसाइड। कैसे? नंबर 1, इरेक्शन ऑफ हेयर्स। सर्दियों में जो है हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं ना, इरेक्शन ऑफ हेयर्स। बाल तो खड़े तभी हो जाते हैं जब पेपर सामने आता है। बाल खड़े हो सकते हैं, पेपर भी सामने आ जाए। बाल खड़े तभी हो सकते हैं जब हम कॉपी करते हुए पकड़े जाएं। बाल खड़े तभी हो जाते हैं जब हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए और हम पकड़े जाएं। इरेक्शन ऑफ हेयर्स, बाल खड़े हो जाते हैं। बाल खड़े होने से एक गैप बन जाता है, इंसुलेटिंग लेयर बन जाता है। द स्किन हेयर बिकम इरेक्टाइल, they erect because skin cell contract or the muscle inside the skin contract and they make our cell erectile. Due to the erectile of hairs, there is a long gap between outer environment and inner skin. Period हो जाता है, जिसकी वजह से एक insulating layer बन जाता है. Insulating layer is formed between external environment and the skin, so that heat does not pass through that layer. ये भी एक कंडीशन है जो कि स्किन करती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर की हीट जो है वो बाहर की ठंडक अंदर ना आए, हम ठंडे ना पड़ जाएं। ठंडे पड़ जाने का मतलब आप समझ सकते हैं। दूसरा जो है वो स्किन हमारी वेजो कॉन्ट्रैक्शन कर देती है। वेजो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमारे स्किन के नीचे ये जो ब्लड वेजल से होती है ना, ये बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा तो यहाँ से ज़ाहिर है पसीना नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। पॉइंट नंबर 3 है कि सर्दियों के मौसम में पसीना जो है वो फिल्टर होना कम हो जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ स्वेट इज़ डिक्रीज्ड, दैट्स वाई कूलिंग इफेक्ट इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से दैट्स वाई द इंटरनल हीट इज़ केप्ट इनसाइड द बॉडी। सर्दियों के मौसम में हमें अंदर गर्मी बचा के रखनी है ताकि अंदर का टेम्परेचर गर्म रहे, बाहर भले माइनस में चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दीज आर द 3 वेज। थर्ड वे जो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो है स्वेट सेक्रेशन जो है वो कम हो जाती है। स्वेट सेक्रेशन जो है वो सेक्रेशन जो वो लेस हो जाती है। दीज आर द 3 वेज बाय विच स्किन कीप और इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस और टेम्परेचर बैलेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डायलिसिस इज रिक्वायर्ड। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? अब डायलिसिस क्या है? डायलिसिस का मतलब ये है कि जब हमारी किडनी काम नहीं कर रही, जब हमारे नेफ्रॉन्स काम नहीं करे, यहाँ पे ब्लड आता है, ये फिल्टर करती हैं, ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा जो है टॉक्सिक मैटर, यूरिया जो फॉर्म हो चुका है या यूरिक एसिड जो फॉर्म हो चुका है वो यहाँ से निकालती हैं। जब किडनी काम नहीं कर रही, जब नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे, तो फिर टॉक्सिक मैटर हमारे ब्लड के अंदर रहेगा और हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक मैटर तो नुकसानदेह है। अब इस कंडीशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर जब फिल्टर नहीं हो रहा, यूरिया फॉर्म नहीं हो रहा, यूरिनेट हम नहीं कर पा रहे, फिर डायलिसिस इज अ मशीन विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट एट द ब्लड। कैसे किया जाता है कि हमारे जो वेन्स, स्पेशल बॉडी के जो वेन्स होती हैं उनको काट के, उनको 2 सेक्शन में बाइसेक्ट करके डायलिसिस मशीन का जो है वो ब्लड जो है वो डायलिसिस मशीन के अंदर डाला जाता है ताकि डायलिसिस मशीन जो है उसके अंदर तमाम यूरिक एसिड को फिल्टर करके वापस ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर डाल दे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, डायलिसिस के प्रॉब्लम बहुत सारे हैं जो कि किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सवाल यहाँ पे आपका ये था कि डायलिसिस कब रिक्वायर्ड है? व्हेन अवर किडनी इज़ नॉट वर्किंग, द यूरिया फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी इज़ नॉट रिमूविंग नेचुरली, किडनी इज़ नॉट वर्किंग, at that time we use a machine that is called dialysis machine or dialysis machine which removes extra toxic matter, ammonia from the body. Next question is why filtration at paratubular capillaries called ultrafiltration. Paratubular capillaries तस्वीर बनी हुई है आपके सामने। पैरा सबसे पहले आने वाली जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है, ये पैरा पहली आने वाली ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? देखें बच्चों, देखें डियर लर्नर्स, देखें सीखने वालों, देखें बायोलॉजी पढ़ने वालों, देखें मुस्तकिल के होने वाले डॉक्टर्स। यहाँ पे जैसे ही ब्लड जो है वो जो है रेनल वेन से आता है हमारे इस नेफ्रॉन के अंदर, जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ से छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक मैटर है, जो भी यूरिया है, जो भी अमोनिया, फिल्टर होकर सारा यहाँ पे चला जाता है इस
कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम बुमेन कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है वो टोटल फिल्ट्रेशन होती है। ब्लड के अंदर तमाम सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है विदाउट ब्लड सेल्स, सारे के सारे फिल्टर होकर इस बुमेन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। यानी ऑल सॉल्यूट इज फिल्टर्ड, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट आर फिल्टर्ड, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्पेलिंग क्यों मिस्टेक हो रही है बार बार, याद नहीं रहती। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द कंप्लीट फिल्ट्रेशन of the blood which occurs at the initial point paratubules। फिर यहाँ पे जो फिल्टर हो चुका है वापस बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे वापस रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, घबराएं नहीं, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी वापस पूरी करनी है ना, तो चीज़ें वापस रीटेक की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल फिल्ट्रेशन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द टोटल फिल्ट्रेशन, द टोटल सॉल्यूट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये बुमेन कैप्सूल के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख़त्म हो गए? ख़त्म हो गए भाई। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बेल आइकन को दबाएँ ताकि सीरीज़ के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आएँ। मिलेंगे जल्दी अगले टॉपिक में। चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर याद है? सच्ची सच्ची बताना, याद है आपको? चैप्टर नंबर 2 था ये। अगला टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 3 का। बाय बाय।